बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बड़ा शौक़ है कुछ लोगों को बुर्ज खलीफा ख़रीदने का। खालू अमीर हो तो फिर इंसान के ऐसे शौक़ पल जाते हैं। अपने खालू गरीब थे बेचारे। अहमद लिमिटेड AL एक्वायर्ड बुर्ज खलीफा बिल्डिंग कॉस्टिंग 2 लाख। अहमद ने बुर्ज खलीफा खरीदा 2 लाख का। कब? 1/1/12 को। और ये बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है, आइसक्रीम नहीं है। क्या है? बुर्ज खलीफा बिल्डिंग। रेजिडुअल वैल्यू इज एंड यूजफुल लाइफ इज अहमद यूजेस टू डेप्रिशिएट इट्स। जाओ इंट्रो में चले गए। क्या मौजूद है? क्या मौजूद है? क्या मौजूद है? क्या नहीं है? रेट नहीं है। फॉर्मूला बोलो। 1 माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट रेज़ टू द पावर 1/n। तुम फॉर्मूला पता नहीं कहां ले गए। तुम्हारे खालू भी लगता है हयात है माशाल्लाह। चलो ओ भाई, ओ मेरे बच्चों, मैंने 2 फार्मूले इंट्रो में सिखाए थे। रेलिवेंट टीचर ने भी सिखाए होंगे। आपके WDV मेथड में रेट गिवन ना हो तो फार्मूला क्लास में किया था, MCQs भी किए थे और नोट्स में भी अवेलेबल कर दूंगा ताकि FR1 में आए तो भूल ना जाओ। अब अगर रेट नहीं होगा तो वो कह रहे हैं मैंने तो WDV मेथड यूज करना है, मैं आगे जा ही नहीं सकता, तो क्या करूंगा? रेट कैलकुलेट करूंगा। 1 मिनट लगाओ, वर्किंग 1 में डेप्रिसिएशन रेट दो। बाकी बातें बात की जल्दी से जल्दी शाबाश। क्या था फॉर्मूला? डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू बोलो 1 माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1/n। ये फार्मूला हुआ करता था, याद है? RV मीन रेजिडुअल वैल्यू, ये कॉस्ट, और N मीन यूजफुल लाइफ। आओ जी बोलो जी, 1 माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? कॉस्ट बोलो, N बोलो, रेट बोलो, राउंड ऑफ नहीं करना, 0.2180 और ये बनेगा 21.80%। ये आ गया डेप्रिसिएशन रेट। भाई आ गया। अब WDV को आगे लेके जा सकता हूं? जी सर लेके जा सकते हो। अच्छा आगे पढ़ता हूं। कहता है यार, मैंने कहा हाँ। कहता है फॉलोइंग रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। अहमद क्या फॉलो कर रहा है? रिवैल्यूएशन मॉडल। किसके लिए? और इनिशियल के लिए। इनिशियल तो होता ही कॉस्ट पे है। कोई भी मॉडल हो, इनिशियल मेजरमेंट हमेशा, और सब्सिक्वेंट में 2 मॉडल हैं, एक कॉस्ट और एक। इसने क्या सिलेक्ट किया? रिवैल्यूड अमाउंट एंड रेजिडुअल वैल्यू असेस्ड बाय नूड लिमिटेड एंड इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स आर एज फॉलो। ये क्या है? डेट। ये क्या है? रिवैल्यूड अमाउंट। ये क्या है? रेजिडुअल वैल्यू। रिवैल्यूएशन कब हो रही? साल के स्टार्ट में। कब? 1/1/14। मैंने कब बाय किया? 1/1/12। कब डेप्रिशिएट करूंगा? 31/12/12। फिर कब डेप्रिशिएट करूंगा? 31/12/12। रात को सो जाऊंगा, सुबह उठूंगा तो रिवैल्यू करूंगा। तो भाई अभी तो 2 साल पड़े हैं ना सोने में, तो 2 साल के लिए टेबल बनाओ, जल्दी से बनाओ। शाबाश। फीस भी तुम दोगे, काम भी तुम करोगे।
जल्दी करो जल्दी। अहमद पी ले, आ जाए, जल्दी से देने मुझे आंसर। मैं करूं या तुम करोगे? जी हो गया, शाबाश। बस ऐसे मेहनत करो, देखो इंशाल्लाह कितनी टाइमली सी होगा मेरे अल्लाह ने चाहा तो। बिल्डिंग कितने की खरीदी? 2 लाख की। आपने रेट कैलकुलेट कर लिया, कितना आया? अब 2 लाख ले लो, ले लिया, क्या करो बोलो? 21.80%। फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों ना लगाऊं? पूरा साल। और अगर साल के दरमियान में होता फ्रैक्शन लगाते। बोलो जी डेप्रिसिएशन 43,600 पूरा। देख लिया फायदा। आगे चलो, WDV बोलो 156। ये क्या है? रिवैल्यूएशन आ गई या दूर है? दूर है। फिर डेप्रिशिएट कर दूं, क्या पकड़ूं? 400। इसका कितने परसेंट? 21.80%। बोलो जी 34095 कर दो माइनस 12230। ये क्या है? सर अंसारी WDV है। किस डेट की? सो जाए रात को, सुबह उठ गए, कौन आ गया? रिवैल्यूअर आ गया। क्या लाया? रिवैल्यूड अमाउंट लाया। कितनी लाया? 1,50,000। कर दूं रिवैल्यू? कर दिया। यहां पर अप डाउन, खुशी गम, कितनी खुशी? 27,000। बोलो 695 की खुशी, 27,695 की खुशी। यहां तक कोई इशू हो? कहां ले जाओ इस खुशी को? रिवैल्यूएशन सरप्लस में ले आए 27,695। हेलो हेलो, इंट्रो में चले गए। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। जिस दिन चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट होता था और WDV मॉडल यूज करना होता था, उस दिन खड़े होकर हम कहते थे कि भाई अब तब्दीली आ गई है, इसलिए रेट रिकैलकुलेट करो। क्योंकि पुराना रेट 2 लाख पे था, आगे जिंदगी 1.5 लाख पे है, तो आगे का रेट भी 1.5 लाख पे चलेगा। लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट। इन WDV मेथड क्या लिखा? In WDV method, whenever there is a change in accounting estimate / revaluation, तो बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, बच्चियां हंस रही हैं। इस भाई को हुआ क्या? जब मेरा क्वेश्चन अच्छा बनता है मैं मुस्कुराता हूं। मुझे तो लगता है इसमें व्हाट्सएप खुला हुआ है। सर मैंने बहुत अच्छा काम किया। जब आपके बोर्ड पे प्रेजेंटेशन आएगी फिर बात करेंगे। यही बैठे बैठे मुस्कुरा रहा होता है। मुझे तो यकीन का इसकी फिक्र ही है यार।
मैं नमाज में आगे ना खड़ा हो जाएगा इमामत में, पता चले पीछे मुड़ के देख रहे खालू आए और उन लोगों की सारों की नमाज गई। आइंदा ध्यान रखें। आओ बेटा क्या लिखा है, whenever there is a change in slash revaluation, new rate will be calculated. Whenever there is change in accounting estimate slash revaluation, depreciation rate will be बोलो recalculated। आऊं क्योंकि 114 को चेंज आ गई। आओ जी वर्किंग 2 ये कर रहा हूं मैं 114 को 1114 को, और पहले ये वर्किंग की थी बोलो जी 1112 को। तुम करोगे मैं करूं? आप करो जल्दी से, 1 मिनट लगाओ जल्दी से, बस 1 मिनट लगा दो। 1 मिनट भाई, उधर देखना उसने रेजिडुअल वैल्यू भी शायद चेंज कर दी है। अच्छा यहां कॉस्ट ना लिखना, क्या लिखना? रीवैल्यूड अमाउंट। कौन सी लाइफ लोगे? कौन सी लाइफ लोगे? 1/, रिमेनिंग। क्या लोगे? 1/, रिमेनिंग लाइफ। शाबाश, करो सब बच्चे करो। मंडे को वेडनेसडे को जब बच्चे आएंगे ना एब्सेंटीज, मुझे याद दिलाना है कि फाइन ले लें उनसे। रिकॉर्डिंग में सुन रहे हैं और खाली जेब आए ना तुम लोग, ये लो सर तलाशी ले लो, कुछ भी नहीं, अल्लाह की कसम, तो मैंने कसम समेत तुम्हें गायब कर देना। चलो इधर बोलो जी, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, ये पुरानी है। रीवैल्यूड अमाउंट, रिमेनिंग लाइफ कैसे पता चला? 1 साल और ये दूसरा साल, टोटल थे 15 साल, तो बाकी बचे 13 साल। बोलो जी 18 पॉइंट। शाबाश, कोई मुश्किल तो नहीं आ रही? मुश्किल इंट्रो में थी, मैं बार बार कह रहा हूं इंट्रो पूरा सीए है बेटा, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, क्योंकि पूरा सीए पढ़ा हुआ भी है, पूरा सीए ऑडिट के अलावा पढ़ाया हुआ भी अल्लाह के फजल से। इंट्रो पूरा सीए है, इसको पकड़ लो, सीए नहीं हिलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाह तो। चलो 31/12/14 आ गया। क्या करूं? कितनी अमाउंट? मल्टीप्लाई बाय 18.80। ओए होए 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 होए, ये तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में भी ट्रांसफर होना है। कोई टेंशन नहीं, इसी परसेंटेज से उसे भी कर देंगे। प्लीज एक्सक्यूज मी, बुरी बात बेटा, मेरा लेक्चर डिस्टर्ब हो रहा है। $27,695 मल्टीप्लाई बाय 18.80%। करो जी ट्रांसफर। पहले डेप्रिसिएशन बोलो। 28 बीबी सही बताना, कैंसिल कर दे ऑर्डर यार, ये आंसर ही नहीं सही दे रही है बच्चियां, इन्हें कैंडी खिला। 28200 ट्रांसफर बोलो। 5207। ये है डेप्रिसिएशन, ये है ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स। हम कौन सा मॉडल लेकर चल रहे हैं? रीवैल्यूएशन मॉडल यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। बोलो मेरे बच्चों। एक 21,800, आगे बोलो। 22,488। अब कौन आएगा? 31/12/15, क्योंकि रीवैल्यूएशन कब होनी है? 1/1/16। कर दो एक दफा और डेप्रिसिएशन, मौका अच्छा है। 1/21/800 ज़रब 18.80%, 22,488 मल्टीप्लाई बाय 18.80%।
वो छोटी नहीं नजर आ रही, किधर है छोटू? बोलो। 46 26 22 इसे सिर्फ स्ट्रॉ दे नहीं जिसने गलत बताया। आगे दूसरा 4228 बोलो जी। देख लो बीबी, ये जूस के जवाब हैं सारे। बोलो 98902 इतनी एक्यूरेसी नहीं, मिल जाएगा जूस, टेंशन नहीं लेनी। आगे चलो जी। 18260 लो बच्चों, WDV आ गया। सो जाऊं, सो जाऊं, उठ जाऊं? कौन आया? कितनी वैल्यू लाया? 70,000। गिर गई उठ गई? गिर गई। खुशी गम? कितना गम? 28,902 का गम। पुरानी खुशी कितनी पड़ी हुई है, तो पहले उसको खत्म कर दूं? फिर भी कितना गम बाकी है? 10,642 सही बता रहे यार। चलो भाई, ये क्या आया? 0, ये ब्रैकेट 10642 ब्रैकेट लगा दो, लगा दो। चलो जी, फिर मेरी किस्मत, फिर रिवैल्यूएशन चेंज हुई। क्या इस दिन भी रेजिडुअल वैल्यू चेंज हुई? जी सर, वो भी चेंज हुई। क्या इस दिन रिमेनिंग लाइफ भी चेंज हो चुकी? जी, कम हो चुकी है। 2 पहले गुजरे थे, 2 अब गुजरे, तो 15 में से 4 गए तो 11। अब किस दिन कैलकुलेट करूं? 1/16 डेप्रिसिएशन रेट 1 माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर, बोलें जी, रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 ओवर रिमेनिंग। 1 माइनस रेजिडुअल वैल्यू बताएं, 8500 रीवैल्यूड अमाउंट, रिमेनिंग लाइफ, आंसर 17 पॉइंट। आ जाओ। 70,000 का कितने %? 17.44%। बोलो जी। 108। यहां क्या आया? 0 जी। ट्रांसफर भी 10642 मल्टीप्लाई बाय 17 पॉइंट, ऑल दो इसकी अकाउंटिंग एंट्री, बोलें जी, 56 ये पॉजिटिव होगा। इसकी अकाउंटिंग एंट्री बोलो, करें जी माइनस, WDV दें 577। मुझे आपके नोट वाला पॉइंट याद है बेटा? आज हम इंशाल्लाह आपको 1-2 क्वेश्चंस दे देंगे नोट के लिए, ताकि परेशानी ख़त्म हो। बोलो जी। 8786 लो भाई, 8786 थैंक यू। वर्किंग नंबर 3। अब एंट्रीज में लग जाएंगे कोई 15-20 मिनट। तो कितनी देर लगेगी? 5 मिनट। ज़रा जल्दी से कर दो 5 मिनट में। 5 मिनट लगाओ बस, जल्दी से 5 मिनट। पाँच मिनट लगा लीजिए। जल्दी से 5 मिनट लगा लें प्लीज।
जल्दी बच्चों जल्दी, शाबाश। मैं लिख दूं या पहले बना रहे हो आप लोग? हाँ पहले बना लें फिर मैं लिखता हूँ, जल्दी करें। 5 मिनट से ज़्यादा ना लीजिएगा प्लीज़। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, फिजिकल में जो बच्चे नहीं आए हुए वो स्टूडेंट्स सारे काइंडली खुद लिखें जर्नल एंट्रीज प्लीज़। उधर जर्नल एंट्रीज पे रखें जी। देखो क्वेश्चन देखो। मजा आता है क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखें पहले इसके दो वो बना कि रिवैल्यूएशन के दो अंदाज हैं। मैं लिखवाऊंगा ताकि अगली दफा के लिए स्लाइड तो तैयार हो। जो मैं लिख दूँ खाली छोड़ दें, जो मैं लिखता जाऊंगा तो लिखता जाऊँ। हाँ जी, नहीं अगले पेज पे। उसके दो अंदाज। मैं शुरू कर दूं? जी भाई, बाय की एंट्री कर दें। किस डेट को? 1/1 बोलो, 1/1/12। क्या खरीदा था? बिल्डिंग को क्या करूं? डेबिट। बैंक को कितने से? बोले 2 लाख। फिर 31/12/12 को डेप्रिसिएशन चार्ज की एंट्री बोले। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोले 43600। 43600। अगले साल फिर डेप्रिसिएशन है 31/12/13। क्या एंट्री? डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से जी? 340,9 340। ओ भाई, पिछली 25, 28, 30 क्लासेस में तो डेप्रिसिएशन पर ईयर कांस्टेंट होती थी। अब WDV मेथड है। कौन सा मेथड? शाबाश। अब बोलो 1/1/14 रिवैल्यूएशन हुई है भाई? 1/1/14 को रिवैल्यूएशन हुई, यस या नो? अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितनी लेजर में है वो डेबिट होगी और बिल्डिंग अब कितनी पड़ी हुई है? 43,600 एक पड़ी हुई है, 340,951 एक पड़ी हुई है। टोटल 77,695। 77,695। आगे वैल्यूअर राजा को पूछेंगे, अंदर बिठाने। 1/1/14 अप हुआ डाउन हुआ? भाई अप हुआ डाउन हुआ? खुशी गम? कितनी खुशी? खुशी में बिल्डिंग मोटी होगी छोटी होगी? मोटी होगी। तो अहमद मोटा क्यों नहीं हो रहा खुशी में?
अच्छा, खुशी आई नहीं है, खुशी की खबर आई है। अच्छा जी, अक्रूवल बेस पे एंट्री पास करते भाईजान, लेकिन भाईजान ओ भाई अनरियलाइज जो इनकम है उसे तो रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहिए, प्रूडेंस रोक देता है। जिस दिन खालू का भांजा अमीर हो गया तो उस दिन ये बच्चा तो यार इसका सीए की दुआ करो यार, बच्चे की जिंदगी दाव पे है यार। मेरे बच्चों बच्चियों आपने भी दुआ करना है, अहमद भाई पास हो जाए, शाबाश पप्पू पास हो जाए। बिल्डिंग डेबिट बोलो, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से 27695। आगे चलो, 31/12/14 को नए रेट के साथ रीवैल्यूड अमाउंट पर डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलिए। हाँ 28,200,280,280। इसी दिन ट्रांसफर टू बोलिए एंट्री, रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट जी 5207 31/12/14 के बाद हमारी जिंदगी दोबारा से शुरू हुई 31/12/15 को। फिर डेप्रिसिएशन बोलिए, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हाउ मच 22,898,22,898। इसी दिन ट्रांसफर, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट कितने से 4,228,4,228। वैल्यूअर अंकल आ गए? ठीक है। सर अहमद की बात बड़े बड़ों को हिला देती है। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग कितनी पड़ी हुई है? एक ये और एक पहली फिगर बताएं, दूसरी 22,889 जमा कर दो 51, दूसरी 51। रिवैल्यूएशन हो गई 1,116 को। खुशी गम रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या करूं कितने से 18। क्या गम पूरा हो गया या और है? तो पीएनएल को डेबिट कर दूं कितने से 10। इस सारे गम का मलबा किस पे पड़ा? तो बिल्डिंग क्या हो गई कमजोर, और कमजोर होके 28,902। फिर वैल्यू चेंज हो गई। अब फिर 31/12/16 को डेप्रिसिएशन डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी 1,220 12,208। लो मेरे दोस्तों, क्या थैंक यू, लो मेरी जान। बस प्लीज इंसान भर कहाँ भाईजान? कोई और फरमाइश? बहुत शुक्रिया सर। ये क्या है? रीवैल्यूएशन यूजिंग WDV मेथड जी। हम जब कास्ट मॉडल यूज करते हैं तो हम इन दोनों को सम करते हैं रिवर्सल के लिए। ओए कॉस्ट मॉडल में रिवर्सल, कास्ट मॉडल नहीं मतलब जो स्ट्रेट लाइन मेथड, हाँ तो उसके अंदर हम सम कर रहे होते हैं दोनों। यहाँ पे भी सम ही कर रहे हैं, लेकिन ये तो पहले WDV मेथड है तो हम WDV लेंगे। हमने ओए वही इंट्रो का मसला। WDV कुछ और है, WDV मेथड कुछ और है। यहां WDV मेथड है लेकिन एसेट अकाउंट तो मैं कॉस्ट पे बना रहा हूं, इसलिए अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन को
क्रेडिट कर रहा हूं। इंट्रो में सिखाया था WDV हर मेथड के साथ है, लेकिन WDV मेथड अकेला है। स्ट्रेट लाइन मेथड हो WDV वहां पे भी होती है, WDV मेथड हो WDV वहां पे भी होती है, आउटपुट मेथड हो WDV वहां पे भी होगी, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड हो WDV वहां पर भी होगी। तो WDV मेथड बोलना कुछ और है, एसेट अकाउंट को WDV पे रखना कुछ और है। तो मैंने तो एसेट अकाउंट को उसकी कॉस्ट पे रखा है, इसलिए एंट्री में किसे क्रेडिट कर रहा हूं? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। क्लियर भाई? ये याद रखना, अक्सर बच्चों से ये स्किप हो जाता है, ध्यान रखना। अब सुनो भाई, एक और छोटा सा पंगा करने लगा हूं। हर वो पंगा कर रहा हूं जो आई कैप अगर करे तो हम पहले से तैयार हो, यार हमारे उस्ताद ने ये पंगा हमें पहले कर लिया था, इसलिए तेरा पंगा काम नहीं आया, और पंगा वैसे भी चंगा नहीं होता। दिखाएं जी नया पंगा इनका। अच्छा भाईजान, भाईजान कल का सोल्यूशन क्यों नहीं किया होमवर्क का? भाईजान आप मुझे बताया तो करें ना कि रात तक मैं यही समझ रहा हूँ सोल्यूशन चला गया, बच्चों को कुछ हो जाता कौन जिम्मेदारी? इतनी पढ़ने वाली बच्चियाँ पूरी रात एक पैर पे खड़ी रही हैं सोल्यूशन की वजह से। अब उनकी फरमाइश है सर 1 घंटा और लगाएं, सोल्यूशन भी तैयार करें। हम बच्चों की ख्वाहिश पूरी करेंगे बस, यार रिकॉर्ड ना करिए, बच्चियाँ सिर्फ कसरे नफसी में कह रही हैं। चलो भाई एग्जाम्पल 2 दो। जी सर बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसी कलर का सूट लीजिएगा। रीवैल्यूएशन मॉडल्स। अब रुक जाओ, अब तुम्हारा जहन टकराव करेगा। मैंने तुम्हें यह कहा हुआ है कि सब्सिक्वेंटली एसेट रिकॉर्ड हो सकता है 2 मॉडल्स में, ये कोई और बात है। सब्सिक्वेंटली एसेट रिकॉर्ड हो सकता है 2 मॉडल्स में, वो तो कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल है। मैं तो आज बोल रहा हूं रिवैल्यूएशन मॉडल खुद 2 तरीकों से अप्लाई हो सकता है। हर बात में एक बात होती है और वही असल बात होती है। तो आज हम किसे तोड़ने लगे? पहले हमने किसे तोड़ा था? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट को, क्योंकि इंट्रो में क्या पढ़ के आए थे? कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। FR1 की 20 क्लासेस के बाद किसी ने आके कहा ओए अंसारी रुक जाओ, सब्सिक्वेंटली कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो होता है, लेकिन रीवैल्यूड अमाउंट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। हमने कहा ये क्या होता है? कहता है रीवैल्यूएशन मॉडल बच्चों को सिखा। मैंने नॉन डेप्रिशिएबल का सिखाया, डेप्रिशिएबल का सिखाया, ईयर स्टार्ट सिखाया, ईयर एंड सिखाया, ऑल्टरनेटिव ईयर सिखाया, कुछ दिनों में ईयर के दरमियान में ले जाऊंगा आपको, और मिड में जाके क्या कर रहे होंगे? रीवैल्यूएशन। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, लाइक अ होम्योपैथिक मेडिसिन, जितना एब्जॉर्ब करते जाओगे उतना मैं आपको बताता जाऊंगा। ये क्या है? ये किया था, ये किया था। वो जो अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं और एसेट को क्रेडिट करते हैं, तो सर अंसारी ये तो आप हमें करवा चुके। तो इसका मतलब ये आज हमारे लिए वर्ड क्या है? ग्रॉस। बोलो हाँ, ग्रॉस। इंट्रो में एक दिन पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में। ग्रॉस वैल्यू वो होती है जिसमें से कुछ माइनस ना हो, और ये क्या है? रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। अब कहोगे दोनों में फर्क क्या है? कुछ भी फर्क नहीं है। इसमें वो जो एंट्री अपनी पास करते थे, ओ यार वो जो चाचा के घर की, खालू के घर की एंट्री थी, क्या थी? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट अकाउंट। वो एंट्री नहीं पास करेंगे इधर,
सर फिर क्या करेंगे? बाईपास, बारोबार, क्या? बारोबार, ठीक है। रिंग रोड, रिंग रोड पे जाने लगा मैं, क्या लेने? ग्रॉस रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। ये बात समझ में आएगी जब मैं एक एग्जांपल आपके सामने लाऊंगा और पहले उसको इससे सॉल्व करूंगा, इसको सामने रख के इससे सॉल्व करूंगा, जहन में दो टकराव होंगे, फिर उस लड़ाई को हम सुलह में तब्दील करेंगे। तैयार हो? अच्छा जी, ये क्या किया है? इतनी खूबसूरत पिक्चर को ये क्या कर दिया तूने? वो जो ग्रीन, वो येलो, वो कहाँ गया? ग्रीन ही है, इसको क्या है? ग्रीन है। ठीक है भाईजान, ग्रीन है भाईजान, ग्रीन है आपको और ज्यादा ग्रीन चाहिए लग रहा है जी। आपको और ज्यादा ग्रीन चाहिए मुझे लग रहा है। एग्जाम्पल 2, HK acquired an Eiffel Tower costing 80 million on 1/1/20। Useful life of an asset is 16 साल। Revalued amount assessed by ढोलू बोलू कितना? कितना? 100। कब? तो मैं कहाँ खड़ा? ओए होए होए होए। Required prepare from the date of to the, कब? 22 तक, तो 20, 21 और ये क्या है? ये कौन सा स्टाइल है जो अभी करके आए? कितनी देर लगाओगे? सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट। और हेडिंग बनाओ नेट रिप्लेसमेंट मेथड, नेट रिप्लेसमेंट मेथड। जी बच्चों आ जाए भाई, कौन सा मॉडल करना है? नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। एसेट कब बाय किया? 1/1/20 को। कितने का? 80 मिलियन। यहां लिख लें, रुपी इन मिलियन, रुपी इन मिलियन। जी डेप्रिसिएशन लाइव कितनी है? 16 साल। 80/16 कितना बना? 5। बाकी बची फिर 75/15 क्या बचा? 5। जी भाई 70। 31/12/21 को रिवैल्यूएशन हुई, कहाँ आई वैल्यू? 105। खुशी गम, खुशी इधर ले जाओ, इधर से इधर ले आओ, ठीक है। अब जब 31/12/22 आएगा तो डेप्रिसिएशन होगी 105 डिवाइडेड बाय 14, 35 डिवाइडेड बाय 14, बोलो 7.5, 2.5 जी 97.5, 32.5। कोई टेंशन? तो कह सकते हो ये मेरा मकसद नहीं है, ठीक है। जरा एंट्रीज करवाओ, फिर मैं अपना मकसद बताता हूं तुम्हें। 1/1/20 को बिल्डिंग डेबिट, बैंक क्रेडिट, कितने से? 80 से। फिर 31/12/20 डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से? 5। फिर 31/12/21 डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से? 5 से। फिर नहीं भाई, 31/12/21 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग, रिवर्सल कर दो। 5 + 5 सर 10 हो गए। लो भाई 10। खुशी गम भाई, खुशी गम, खुशी किस डेट को? 31/12/21 को। बिल्डिंग को क्या करूं? और रिवैल्यूएशन सरप्लस को जी क्रेडिट कितने से? सॉरी 35 से। ओके, इसके बाद 31/12
22 डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से 7.5 से ट्रांसफर कर दूं किस डेट को क्या एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स कितने से 2.5 से कोई टेंशन नहीं कोई दो बच्चे जो ज़रा कॉन्फिडेंट और कहीं सर बुला लें हमें यहाँ पर रिकॉर्डिंग में हम आ जाएं हमें कोई इशू नहीं है आ जाओ उमर और तुम भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ दोनों आ जाओ दो मेरे हीरो आने लगे हैं आ जाओ जल्दी से चलो छोड़ो हम खुद ही कर लेते हैं तुम बैठो खड़ा हो इधर यार तूने दूसरी तरफ कान पकड़ने हैं या मैं दूसरी तरफ करूँगा कान पकड़ और बैठ जाओ भाई रिकॉर्डिंग में आ रहे हो बैठ जाओ चलो भाई कान पकड़ जैसे कान पकड़ते हैं बेगम कान पकड़वा रही है ये कान पकड़वा रहे हैं जी हासिलपुर के खालू और मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ दोनों ने क्या पकड़े में है अंदाज दोनों का बस इसकी नहीं है मेरी पुरानी है लो मेरे दोस्तों इसका मतलब है एक काम हम दोनों उस्ताद शागिर्द कर रहे हैं लेकिन दोनों का अंदाज मुख्तलिफ है मकसद एंड रिजल्ट पर डेस्टिनेशन भी एक है अब जरा ध्यान से देखिएगा कौन सा प्लीज बेटा प्लीज कौन सा मॉडल है ग्रॉस रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड तब्दीली कहां आएगी जब रीवैल्यूएशन होगी तो जरा इस टेबल को उस डेट तक तो लाओ जहां पर रीवैल्यूएशन होनी है फिर बताता हूं क्या करूंगा मैं इस टेबल को उस डेट तक लेकर आओ जैसे पहले लेकर आए वैसे ही लेकर आओ जल्दी से ले आओ ले आए जरा जल्दी से प्लीज डेट बोलें जी 1/1/20 बोलें भाई कितनी जी 80 31/12/20 डेप्रिसिएशन जी भाई 80 ओवर कितना आया माइनस करें क्या बचा ये क्या है किस डेट की 31/12/20 की फिर क्या है 75 ओवर किस डेट को 21 कितना आया 5 कितना आया 5 बाकी बचा 70 ये क्या है WDV किस डेट की 31/12/21 यही है ना रीवैल्यूएशन कब हुई 31/12/21 यहां पे हुई ना जरा इन 3 साल की एंट्री 2 साल की मुझे पास करवा दें 1/1/20 को बिल्डिंग डेबिट बैंक क्रेडिट 80 आगे 31/12/20 डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 5
31, 12, 21 एंट्री अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से? 5 से। एक मिनट यहां तक और यहां तक एंट्री सेम। अब देखना तब्दीली कहां आई थी। हेलो, नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, ये नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड चल रहा है। तूने लिखी नहीं कहीं हेडिंग है, यहां लिख दो नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। ओके हो गया भाई, ओके हो गया। अब जरा देखें नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड में क्या किया। वैल्यूअर्स के आने से 5 मिनट पहले अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को खाली किया, बिल्डिंग को नेट किया, बिल्डिंग को नेट किया, इसको भी नेट किया। और ये मेथड कह रहा है नेट नहीं करना, कहां रखना है? ग्रॉस पे रखना है। तो अगर मैं ये एंट्री पास कर दूं तो वो तो नेट पे चला जाएगा। उसने कहा यार अब क्या करूं? उसने कहा देख यार मेरी बात सुन, अभी तूने अंसारी को और अहमद को कान पकड़े देखा? उन्होंने कहा हाँ पकड़े देखा है। कहता है बस इसको क्या कर दो, इसको क्या कर दो, इसी तरीके से करो। ये है नेट, अब मैं करने लगा ग्रॉस। यहां टेबल में क्या वैल्यू आएगी? रीवैल्यूड अमाउंट। बोलो जी, बोलो 105। और रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना होगा जी? 35। यहां क्या लूं? 31, 12, 21। अब आप कहोगे सर अंसारी 31, 12, 21 को जब आप एंट्री पास करें तो रीवैल्यूएशन सरप्लस, बोलो जी, क्रेडिट होना चाहिए। मैंने कहा कितने से? आपने कहा 35 से। मैंने कहा हो जाएगा, मैंने कहा हो जाएगा। आपने कहा फिर करोगे क्या? मैंने कहा कुछ भी नहीं करूंगा। देखो कितने पे थी बुक वैल्यू, कितने पे गई बुक वैल्यू, कितना इंक्रीज आया, कितना इंक्रीज आया, कितना इंक्रीज आया, परसेंटेज में देखो कितना इंक्रीज आया, परसेंटेज में देखो कितना इंक्रीज आया। जी कितना आया? 50%। ये क्या है? इस पे भी 50% इंक्रीज लगा दो, इस पे भी 50% इंक्रीज लगा दो। कितनी आई? बोलो। चेंज एंट्री हमेशा, मैंने कोई 105 की एंट्री पास की, किसकी की? चेंज की। तो यहां बिल्डिंग 80 से कहां गई? 120 पे। कितना इंक्रीज आया? 40 का। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहां खड़ी है? 10 पे। इस पे भी 50% लगा दो, 5। क्या कर दो? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कितने से? एंट्री देखो, एंट्री इक्वल हो गई। और तुम्हारा एसेट कहां पे खड़ा है? 105 पे। आगे चलो जैसे यहां चलते आए हो। तो किया क्या मैंने? एक अंदाज छोड़कर, हेलो, एक अंदाज छोड़कर दूसरा अंदाज अपनाया। अब दोबारा सुनो, मैं बता रहा हूं, दोबारा सुनो। पहला तरीका क्या करोगे? इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? कैलकुलेटर पकड़ो, 35/70 करो। जी कितने परसेंट?
भाई 35/70 ज़रब 100 करो, कितने %? इसका मतलब WDV में कितना इंक्रीज आया, तो फिर मैं अपनी कॉस्ट को भी कितना इंक्रीज कर दूंगा, मैं अपनी अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी कितना इंक्रीज कर दूंगा। और अगर ये वैल्यू में डिक्रीज आता तो मैं बिल्डिंग को भी डिक्रीज करता, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी डिक्रीज करता, और सरप्लस यहां के बजाय P&L एक्सपेंस बन जाता। तो ये सिर्फ लिखने का एक अंदाज है, बुक में है, स्टैंडर्ड में है, इसलिए बता दिया। पहले इस एंट्री को लिखो, फिर स्टेप्स लिखूंगा, या पहले स्टेप्स लिखो स्टेप्स। इन ग्रॉस रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, इन ग्रॉस रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, अंदाज है बेटा, परेशान ना होना, कहीं है नहीं, बुक में भी पास पेपर में भी करवाया इसलिए ताकि परेशानी ना हो, खुदा ना खास्ता कभी आ जाए तो। क्या लिखा? इन ग्रॉस रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड we will not reverse accumulated depreciation, we will बोलो not reverse, बोलो accumulated depreciation, whatever will be change in, whatever will be change in WDV due to revaluation, due to बोले revaluation, we will adjust, बोलो we will adjust asset and accumulated depreciation, बोलो we will adjust asset and accumulated depreciation accordingly, we will adjust, बोलो asset and accumulated depreciation accordingly। यहां देखें रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने का आ रहा था, 35 का, यहां भी कितने का आया, 35 का, यहां भी कितने का आया, 35 का। अब कितने % इसमें इंक्रीज आई, 50%। यहां कॉस्ट कितनी थी, 80, इस पे भी कितने % इंक्रीज लगाया, 50%। 50% लगाया तो 80 का 50%, 40 से बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, क्योंकि गुड न्यूज थी, क्योंकि क्या थी, कहां है ये, गुड न्यूज थी, अब कर दिया। दूसरी तरफ अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहां खड़ी हुई थी, 5 और 5, इसमें कितनी %, इसमें और इसमें कितनी, तो फिर इसमें भी 50, 10 का 50%, 5, इधर एसेट बढ़ाया, उधर उसी प्रोपोर्शनेट से अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बढ़ा दिया, और एंट्री हमारी क्या हो गई, मैच हो गई। अब वैसे करेंगे जैसे पहले करते थे, क्या लूं, टेबल है नहीं है, 31, 12, 22 डेप्रिसिएशन, बोलें जी, 105 डिवाइडेड बाय 14, बोलें जी, जी करता हूं। इधर सरप्लस कितना आया था, 35। बोलो जी क्या आंसर आया, पहले भी कितनी थी और इधर कितनी थी, अब भी कितनी है, इधर कितना रहा, इधर कितना था, तो दोनों में कोई फर्क आया, कोई फर्क नहीं आया। सिर्फ लिखने का एक, बोलो लिखने का एक अंदाज लूंगा। अब यहां आ जाओ 31, 12, 22 पर क्या लिखो, डेप्रिसिएशन, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से, 7.5 से। फिर चले 31, 12, 22 क्या करूं, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स, बोलो रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट कितने से,
तो तब्दीली सिर्फ कहां पे आई? तब्दीली कहां पर आई? इनमें आई है तब्दीली। इन दोनों को जरा नेट करो, मजे की बात देखना, इन दोनों को जरा नेट करो, वही 35। कौन सा वाला? ये देखो, वही चीज आ रही है। बस क्या हुआ, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन साल के आखिरी दिन खाली नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? खाली नहीं हुआ। क्योंकि वो खाली नहीं हुआ, इसलिए दूसरी तरफ ऐसा नजर आ रहा है जैसे मैंने एसेट को इंक्रीज किया, हालांकि एसेट नेट वही 35 से इंक्रीज हुआ जिससे वो यहां इंक्रीज हुआ था। ठीक है भाई, अगली बात सुने। अब बच्चों नया कॉन्सेप्ट एक और है छोटा सा, वो भी देख लें। हेडिंग बनाएं, सम फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट्स, सम फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट्स in different scenarios, in different scenarios. जी बच्चों, लाएं भाई स्क्रीन पे लाएं। क्या हेडिंग बनाई बच्चों? हेडिंग क्या बनाई? सम फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट्स इन डिफरेंट सिनेरियोज। व्हाट डू मीन बाय फेयर वैल्यू? मार्केट वैल्यू। अब ब्रैकेट में लिख लें इन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। ये मैं कॉन्सेप्ट कहां दे रहा हूं? एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में। कहां दे रहा हूं बेटा? एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में। क्या हेडिंग है? कॉस्ट ऑफ एक्सचेंज एसेट इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। एक्सचेंज एसेट क्या होता है बेटा? किसी दूसरी चीज के बदले कोई आइटम लेना, आने वाले को अपनी बुक्स में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, ये टेंशन है। जाने वाले को किस वैल्यू पे डी रिकॉग्नाइज करना है, ये टेंशन नहीं है। ये क्यों नहीं है टेंशन? क्योंकि वो तो पुराना चला आ रहा था, वो ऑलरेडी हमारी बुक्स में मौजूद है। हम उसे कहेंगे भाई जो जो तेरी बाकियात हैं लेकर चला जा प्लीज। डिस्पोजल डेबिट कर देंगे एसेट को उसकी कॉस्ट पे, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे, डिस्पोजल को क्रेडिट कर देंगे। टेंशन तो हमें पड़ेगी आने वाले की। ओ भाई तू आ तो गया, अब तुझे रखें कहां, और रखने के बाद तुझे रिकॉर्ड कहां करें? वो कहता है यार अब तो आ गया, कुछ करो। तो IAS 16 ने कहा चल कुछ करते हैं। समटाइम्स द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इज नॉट नोन in this case cost of new asset will be calculated in the following way. किसकी स्टोरी सुना रहा हूं? हेलो, किसकी स्टोरी? और उसकी कॉस्ट, और जो उसकी कॉस्ट होगी उसी पे उसे रिकॉग्नाइज करूंगा। कहना इसे आई एम गोइंग टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट अंडर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। एम आई राइट? चलो मेरे बच्चों, पहला सिनेरियो, ये सारे इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं। ओनली फेयर वैल्यू ऑफ, जो क्वेश्चन तुम्हें आया उसमें सिर्फ नए एसेट की फेयर वैल्यू गिवन है, पुराने एसेट की फेयर वैल्यू की कोई बात की ही नहीं। लाइफ इज वेरी सिंपल। न्यू एसेट की फेयर वैल्यू गिवन है, न्यू एसेट की फेयर वैल्यू को क्या समझ लो?
न्यू एसिड की कॉस्ट समझ लो, कोई टेंशन। अगर फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसिड इज बट फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड इज गिवन, अब टेंशन। बुक करना है न्यू एसिड को, फेयर वैल्यू गिवन है पुराने एसिड की, और फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड का मतलब ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू सिखाया था। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में पुराना एसेट जिस वैल्यू पर एक्सेप्ट किया जाए उसे उसकी ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू कहते हैं। वो कहता है यार क्या करना, कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट ले लेना और उसमें कैश पेड जमा कर देना। याद करें कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इक्वल टू कैश पेड प्लस ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू, तो ये उसकी क्या है, फेयर वैल्यू। और ये भी तो हो सकता है हमारे हाथ से जाने वाला महंगा एसेट हो और आने वाला सस्ता हो, तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट में से माइनस कर दूंगा जो कैश मुझे मिला, इसका मतलब आने वाला सस्ता है और मेरे हाथ से जाने वाला महंगा है। कोई इशू, चल सकता हूं। फिर क्या कहता है, कहता है फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट एंड फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट बोथ आर नोन। कहता है दोनों पता है हमें, अब क्या करें, कहता है नो प्रॉब्लम, फेयर वैल्यू ऑफ और उसमें कैश पेड, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट उसमें से कैश रिसीव्ड, तो कह सकता हूं सर अंसारी ये दोनों तो सेम है। अब इन दोनों के सेम की निशानी क्या कहता है, फेयर वैल्यू न्यू की नहीं है, फेयर वैल्यू ओल्ड की है, फेयर वैल्यू ओल्ड की भी है और न्यू की भी है, तो कह सकता हूं फेयर वैल्यू न्यू की हो या ना हो। हेलो, फेयर वैल्यू न्यू की हो या ना हो, दोनों केसेस में स्टोरी सेम है, तो फिर फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट का होना मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई आके ये कह दे कि जो फेयर वैल्यू न्यू की है ये ज्यादा रिलायबल है और फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड जो है वो ज्यादा रिलायबल नहीं है, तो क्या करना, देखना इधर है नहीं, वो अगली लाइन में है। अब आए, फेयर वैल्यू ऑफ बोथ न्यू एंड ओल्ड एसेट इज, दोनों ही नहीं है, ना नए की फेयर वैल्यू ना पुराने की। अब क्या करूं, अब तो एक ही चीज बची, पुराने की WDV, पुराने की क्या कहता है, बुक वैल्यू ऑफ प्लस या बुक वैल्यू ऑफ माइनस कैश पेड का मतलब हमारा सस्ता था लिया महंगा है, कैश रिसीव का मतलब जाने वाला महंगा था आने वाला सस्ता है। अब ध्यान से देखिएगा, न्यू की फेयर वैल्यू है ओल्ड की नहीं है, तो क्या करूंगा, जो न्यू की फेयर वैल्यू है वही उसकी कॉस्ट बन जाएगी। न्यू की फेयर वैल्यू है ओल्ड की भी है, न्यू की नहीं है ओल्ड की है, दोनों केसेस में फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश पेड या फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट माइनस। और कहता है अगर फेयर वैल्यू ऑफ न्यू और ओल्ड दोनों ही ना हो तो क्या करना, WDV में कैश पेड ऐड कर देना या WDV से कैश रिसीव्ड माइनस कर देना। ट्रांजैक्शन लैक कमर्शियल सब्सटेंस मींस, अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है, बिजनेस इंटरेस्ट। क्या, बिजनेस इंटरेस्ट। इसको ऐसे समझे, मेरी भी एसी की शॉप है, इन भाई की भी एसी की शॉप है, ये बच्चियां मेरी शॉप पे एसी लेने आ गई, जो मॉडल इन्हें पसंद आया उसकी डमी तो मेरी शॉप पे है लेकिन हाजिर स्टॉक मौजूद। मैंने अहमद को भेजा कि यार जाके इनसे क्या लिया, क्या लिया, एसड लिया। ये गया और जाके क्या ले आया, एसड ले आया। और उन्हें क्या कह के आया, अभी हमारा माल आया है, अभी खोलेंगे तुम्हें तुम्हारा एसी वापस कर देंगे।
इनकी शॉप का मालिक इस एसी के दुकान से निकलने पर खुश होगा कि सेल हो गई? होगा नहीं, क्योंकि शाम को यही एसी इसे वापस मिल जाएगा। तो कह सकता हूं दो दुकानदार जब एक दूसरे से थोड़े टाइम के लिए कोई चीज ले लें तो उसमें क्या नहीं होता? कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता। क्या लैग कर रहा होता है? कमर्शियल सब्सटेंस। ऐसी ट्रांजैक्शन को क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन लैग कमर्शियल सब्सटेंस मींस दैट फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम न्यू एसेट चेंज मिनिमली। मिनिमली का मतलब थोड़ा सा, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर। इसलिए कोई शॉपकीपर साथ वाले शॉपकीपर से थोड़े टाइम के लिए कोई आइटम ले ले तो उस पर जिससे आइटम ली है वो सेल रिकॉर्ड नहीं करेगा, बल्कि रजिस्टर पे लिख देगा कि ये इन्वेंट्री अभी हमारी शॉप से बाहर निकली है, थोड़ी देर में इन हो जाएगी। लेकिन मैं जब इन बच्चियों को सेल करूंगा तो कमर्शियल सब्सटेंस होगा, क्योंकि मेरी कीमत खरीद कम होगी और सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी। मैं इन बच्चियों से क्या कमा रहा हूंगा? प्रॉफिट कमा रहा हूंगा। तो इसे कहते हैं कमर्शियल सब्सटेंस। आमतौर पे जब ये एक्सचेंज हो और उसी चीज को वापस करना हो तो इस एक्सचेंज में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता। अब सोच के बताना, मैं बताने लगा। ये देखो, ये क्या है? जितनी वैल्यू पर मेरा पुराना एसी था इसी वैल्यू पे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में ओके हो गया। अब मुझे बताएं, इस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में मेरे इस एसी की वजह से गेन हुआ या लॉस? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये क्या है? ट्रांजैक्शन लैग कमर्शियल सब्सटेंस। अगर एक्सचेंज में सामने वाला मेरे एसेट को मेरी ही WDV पे एक्सेप्ट कर ले तो मैं वापिस आऊंगा, अहमद पूछेगा हाँ गेन हुआ लॉस हुआ, तो क्या कहूंगा? ना गेन। तो अहमद कहेगा इसका मतलब ट्रांजैक्शन में क्या नहीं है? कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। अच्छा, ये नहीं कहना कि प्रॉफिट होगा तो कमर्शियल सब्सटेंस है। मैंने कहा था बिजनेस रीजन, तो रीजन में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। ओके, तो इस लाइन को याद रखिएगा। अब मैं आपको इसी पेज की तस्वीर लें, जल्दी से, PDF है, तस्वीर ले लें जल्दी से। मैंने एग्जांपल सॉल्व करवानी है, जरा जल्दी करें प्लीज, जल्दी जल्दी। अब आओ इस पेज को सामने रखकर ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखें भाई क्या है, करने की कोशिश करें। वो पिक्चर सामने रखिएगा, फिर अकाउंटिंग एंट्रीज पास करेंगे एक्सचेंज की। आओ भाई बच्चों, मिस्टर उमेर हैज एक्सचेंज एन एसेट विद अ न्यू वन। द कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट एंड इट्स accumulated depreciation on date of disposal is 40,000 and 13,000 respectively। ये कॉस्ट किसकी है? जाने वाले की। और accumulated depreciation वो भी जाने वाले की। तो फिर आने वाले का क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज क्या मांग रहा है? और तीनों सिनेरियोस को क्या रखना है? जाकर देखें, ऐसा सिनेरियो जिसमें फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट हो, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट ना हो, तो आने वाले की कॉस्ट किस वैल्यू पर रिकॉग्नाइज कर रहे थे? फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट पे। कितनी है? तो क्या एंट्री पास करूं? एसेट डेबिट। कौन सा एसेट? याद करो, ब्रैकेट में क्या लिखा करता था? न्यू। कितने से जी? ओ आवाजें तो निकालो। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या करूं? डेबिट। किसकी? ओल्ड की। सिखाया हुआ है। कितने से भाई? 13,000 से। अब क्या रिकॉर्ड करूं? जाने वाले एसेट को एसेट क्रेडिट। कौन सा? अपनी कॉस्ट पे। कितनी कॉस्ट है बोलो? 40,000।
क्या कहता है, कैश कितना पे किया, 18,000, कैश को क्रेडिट कर दो कितने से, 18,000 से। अब देखो कौन सी साइड शॉर्ट है, सिखाई भी है, कौन सी साइड शॉर्ट है, देखो जी, जागो भाई, भाई जागो मेरी भाई, कौन सी साइड शॉर्ट है, क्रेडिट शॉर्ट है। ये कितना है 63, ये कितना है 58, कितना लिखो 5। अब बताओ क्रेडिट पे आया करता था तो क्या होता था, गेन ऑन डिस्पोजल। ये एक्सचेंज में करवा चुका हूं आपको, आज तो सिर्फ इन रूल्स के अकॉर्डिंगली करवा रहा हूं। ओ भाई क्या बोला मैंने, एक्सचेंज में करवा चुका हूं, आज सिर्फ इन रूल्स के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं, इसलिए वो स्लाइड पहले करवाई है। अब अगला सिनेरियो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। तो ये वाली स्टोरी तीनों में सेम होगी। चलो पहले वो लिख लेते हैं, क्या लिखें, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट किसकी, ओल्ड की, कितने से, 13,000 से। 61, भाई 61 कौन सा, ओल्ड, क्या करूं, क्रेडिट कितने से, 40,000 से। कैश क्या करूं, क्रेडिट कितने से, 18,000 से। अब मुझे बताओ ये नई बात है या पुरानी, ये तो पुरानी है। अब नए इंडिपेंडेंट सिनेरियो में क्या हुआ, देखो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज, अब नए की नहीं है, ऊपर नए की थी पुराने की नहीं थी, अब नए की नहीं है पुराने की फेयर वैल्यू है, कितनी, 25,000। जाके देखो पुराने की फेयर वैल्यू हो, नए की फेयर वैल्यू ना हो तो क्या किया था, फेयर वैल्यू ऑफ, पूरा पढ़ो, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश पेड। बताएं जी फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट कितनी है क्वेश्चन में, 25,000, और पे किया 18,000, बराबर करो कितना बना, 40। अब यहां क्या लिखूं, एसेट, ब्रैकेट में क्या लिखूं, न्यू, कितने से, बोलो 43,000 से। अब बताओ क्या करूं भाई, क्या करूं, 56, इधर आओ, एक मिनट बेटा मेरे पास जगह कम हो गई। एसेट, ओल्ड, और फिर कैश था 40, और बोलो 40 और 18। बताएं जी इधर कितना लिखो, ये 46 है, ये 58 है, कितना लिख दूं। अब बताओ डेबिट पे जब शॉर्ट होता था, लॉस ऑन डिस्पोजल, क्या लिखोगे, लॉस ऑन डिस्पोजल। तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तुम्हें क्या याद रखना पड़ेगा, इससे पीछे की स्लाइड जिसमें मैंने तीनों रूल्स बताए हैं, ठीक है। अब देखें आखिरी केस में क्या हुआ, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड एंड न्यू एसेट इज नॉट गिवन। जाओ मेरे नोट्स पे, स्लाइड पे जाएं, स्लाइड पे जाएं भाई, स्लाइड पे जाएं। अब क्या होगा, एसेट न्यू डेबिट, accumulated depreciation of, बोलो ओल्ड क्रेडिट, एसेट ओल्ड क्रेडिट, कैश क्रेडिट। अब बताएं जी accumulated depreciation ओल्ड कितने से, 13,000 से। एसेट ओल्ड, बोलो बोलो ओल्ड
40,000 से, कैश क्रेडिट 18,000 से। अब न्यू एसेट चाहिए, क्या रूल है? पुराने की बुक वैल्यू कैसे आएगी? 40,000 में से 13,000 माइनस कर दो, ये पुराने की क्या आ गई? अब इसमें जमा कर दो, कैश पेड कितना? बोलो जी 45,000 ना गेन। क्यों? नहीं, ये तो इक्वल है, लॉजिक। वेरी गुड। जिस वैल्यू पे आपका एसेट आपकी बुक्स में था, ट्रांजैक्शन के वक्त ट्रेड इन अलाउंस भी वही वैल्यू लगी, ना आपको गेन हुआ ना आपको लॉस हुआ। ये रीजन है, याद रहेगी बात? कोई कंफ्यूजन? कॉपी करो, फिर आगे जाऊंगा। छोटे से तो कंसेप्ट है यहां, 2-2 मिनट के। इतनी मीठी क्लास तो शायद कभी हुई भी ना हो। वाहिद क्लास है जिसमें कुछ कर ही नहीं रहे, हम बातें करते जा रहे हैं, टाइम पास हुए जा रहा है। सर अंसारी ने चेक लेना है राइस से, इसलिए टाइम पूरा किए जा रहे हैं। हेडिंग बनाएं, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। हमारी बुक में था ये, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। याद करें जरा इंट्रो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। उसमें क्या करते थे? यूनिट्स खुद बनाते थे या बाजार से खरीद कर बेचते थे? अच्छा, अब राइस को अल्लाह पाक अगर अपनी बिल्डिंग दे और राइस खुद कंस्ट्रक्ट करे तो उस बिल्डिंग के बनाने में कॉस्ट लगेगी। वो सारी कॉस्ट क्या कहलाएगी? कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। और ऐसी बिल्डिंग को क्या कहेंगे? सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। जरूरी नहीं है बिल्डिंग ही कंस्ट्रक्ट हो रही हो, ये जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ये भी कस्टमाइज्ड होते हैं, इनकी भी ओपन मार्केट नहीं होती। ये भी फैक्ट्री के अंदर जाके मैकेनिक जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट हो सकती है, प्लांट एंड मशीन एटसेट्रा भी कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं। सुनिएगा जरा, एग्जाम्पल 15, ये आपका होमवर्क होगा, वो उधर आ जाएगा। जी भाई देखें जरा क्या कह रहे हैं वो भाई। ये टेयरिंग व्हीकल नहीं है, प्रिपेयरिंग व्हीकल है। और व्हीकल ना करें, बुलडोजर करें। रिलेटेड टू प्रिपेयरिंग बुलडोजर, रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टिंग बुलडोजर। नाम क्या है इसका? रोड्स। बस ये लिख देना, जनरलाइज ट्रांजैक्शन रिलेटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12। थोड़ा सा सही कर दें। चलो भाई आप देखें जरा क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें, 10 मिनट का काम है बस। ध्यान से देखें, ठीक है? हिलानी तो नहीं, स्लाइड में शुरू करो। अगर आप इजाजत दें तो करते तो कर दें फिर। पढ़ें बेटा, जल्दी से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट की एंट्रीज बस बतानी है आपको। लेबर जानते हैं इंट्रो से? अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में लेबर हुआ करती थी, फैक्ट्री ओवरहेड्स हुआ करते थे, मटेरियल हुआ करता था। इन सबको जमा करते थे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनती थी। अब वहां पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्रोडक्ट की बनती थी, यहां मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एसेट की बनेगी। अगर उस एसेट को बनाकर बेच दिया तो वो इन्वेंट्री, और अगर उसे अपने पास रख लिया तो एसेट। यही सीखा हुआ था।
बनाकर बेच दो तो इन्वेंट्री, बनाकर अपने पास रखो तो एसेट। तो कल तक इंट्रो के चैप्टर नंबर 8 में इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर करते थे। आज FR1 के IAS 16 के चैप्टर में फिक्स एसेट मैन्युफैक्चर करने लगा। पढ़ लिया आपने? मैं पढ़ सकता हूं? इजाजत है? अच्छा मेरे दोस्तों जी, मेरे भाई, रोड्स, भाई साहब क्या कर रहे हो? रोड्स इंटरनेशनल लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड इट्स ओन स्पेशली डिजाइंड रोड बुलडोजर। अपनी ख्वाहिशों पे क्या मार दो? बुलडोजर। नींद पे बुलडोजर, सोशल मीडिया की लाइफ पे बुलडोजर। सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में कौन होना चाहिए? नवीद अंसारी। साथ अली इमरान को ले लो, उधर अदनान रशीद को ले लो, उधर जाहिद कब्बी को ले लो। बस ये 4 तुम्हारी जिंदगी के करैक्टर है। ठीक है भाईजान? छोड़ दे? छोड़ दो, तौबा कर लो हमसे। अब ये ना हमें देख के करो आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आओ, डिटेल्स ऑफ रिलेटेड कॉस्ट इनकर्ड आर, क्या बनाने लगे? रोड बुलडोजर। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। अब जाओ जरा चैप्टर नंबर 7 इन्वेंट्री का। एक होता था पीरियोडिक सिस्टम, एक होता था परपेचुअल सिस्टम। याद रखना, जब एसेट की कॉस्ट करने लगो तो परपेचुअल सिस्टम यूज करना। क्या यूज करना? लिख लो, लिख लो, हेडिंग में लिखो, वी विल अज्यूम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। चलो, क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये सारी एंट्रीज मैंने इंट्रो में करवाई हुई है, रेलिवेंट टीचर्स ने करवाई हुई है। जरा देखो तो सही कितनी तुम्हारी खुद ठीक होती है। पास करो जरा एंट्री, जल्दी से पास करो रजिस्टर पे। जी मेरे दोस्तों, आगे सुने। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड। परपेचुअल में याद करो, हम परचेज करते थे तो क्या एंट्री पास करते थे? एक लगाऊंगा, इन्वेंट्री डेबिट बैंक क्रेडिट। जाके देख लेना घर जाके। सर इंट्रो में जब रॉ मटेरियल परचेज करवाते थे तो ये एंट्री पास करते थे, इन्वेंट्री डेबिट बैंक क्रेडिट। कितने से? 5 लाख से। याद करो, जब मटेरियल प्रोडक्शन में चला जाया करता था तो इन्वेंट्री अप होती थी, डाउन? इन्वेंट्री डाउन हुआ करती थी, इन्वेंट्री डाउन होती थी। कितने से कितना गया है ये देखें। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बुलडोजर, कितना? तो फिर इन्वेंट्री क्या होगी? कितने से? अब याद करें, चैप्टर नंबर 8 इन्वेंट्री प्रोडक्शन में चली गई, वर्क इन प्रोसेस डेबिट। लेकिन आज हम कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। बात एक ही है, प्रोसेस और प्रोग्रेस एक ही बात है। तो किसे डेबिट करूंगा? बल्कि ये लिखूंगा, कैपिटल वर्क इन, बोलो, प्रोग्रेस। क्यों बोला ये? लॉजिक क्लियर कर दूं या जल्दी में हो? नहीं, जल्दी में नहीं होना। ये एसेट बन रहा है और एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो क्या बोलूंगा? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, CWIP। बोलो, ऐसे ही कोई गुस्से से बोलते हैं, CWIP। बोलो, दिस इज द वे टू अटेंड द क्लास, यानी CWIP। हम बंदा ही क्या है यार, मैं क्या पढ़ाने में लगा। बोलो प्यार से, बस बोल यार। हाँ शाबाश। कितना? 1 लाख। तो बनाना क्या चाह रहे हो?
बुलडोजर, लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ क्या लगा है, मटीरियल, इसलिए क्या कह रहा हूं, CWIP। आगे चलो, ओवरहेड, तुम इधर हो, हम तो तुम्हें इंट्रो के चैप्टर नंबर 8 में ढूंढ रहे थे, खराब हो गया। ओवरहेड कॉस्ट, तुम इधर हो, उसने कहा मैं इनकर हूं। कौन हो, इनकर्ड हूं, किस पर, बिल्डिंग, रोड, बुलडोजर। अब याद करो, फैक्ट्री ओवरहेड जब इनकर होता था, बोलो बोलो बोलो, नहीं, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट होता था, बैंक क्रेडिट होता था, और जब वो एसेट में चला जाया करता था तो CWIP डेबिट हो जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट हो जाएगा। कहो तो नेट एंट्री पास कर दो, नेट कर दो, क्या लिखूं, कैपिटल, बोलो बोलो, वर्क इन प्रोग्रेस, क्या करूं, बोलो, डेबिट कर दे सर अंसारी, क्रेडिट किसे कर दे, बैंक को। आपने खुद ही तो कहा डायरेक्ट पास कर दो बच्चियों, डायरेक्ट कर दूं या तोड़ के लिखूं, तोड़ दो, तोड़ दिया बेटा। बता दे क्या क्या तोड़ना है बेटा लोहर में जी। CWIP डेबिट बाद में करूंगा, पहले किसे डेबिट करूंगा, प्रोडक्शन, बोलो, FOH को, किसको, प्रोडक्शन, ये डेबिट, और बैंक क्रेडिट। अब क्योंकि यूनिट्स नहीं बना रहा तो इसे भी हटा दूंगा, सिर्फ क्या लिखूंगा, बोलो, FOH डेबिट और बैंक, और बाद में CWIP डेबिट और FOH क्रेडिट। नेट एंट्री वही बनी है, CWIP डेबिट, बैंक क्रेडिट। कितना खर्चा किया ओवरहेड पे, 40,000 लिख दो यहां, 40,000 यहां लिखो ना, अब तोड़ तो दिया, अब यहां जोड़ के लिख देता हूं, 40,000, 40,000। बाद में इसे कहां ले जाऊंगा, बोलो, CWIP डेबिट और FOH क्रेडिट कितने से, भाई बोलो ना, 40,000 से। ये सारा इंट्रो का काम कर रहा हूं। ओ मेरा दोस्त, मेरा चंदा, कौन, टेस्टिंग कॉस्ट जी भाई, टेस्टिंग कॉस्ट बोलो जी, एसेट की कॉस्ट में तो किसे डेबिट करूं, CWIP डेबिट, और बैंक कितने की बोले जी, 20,000। आगे देखो, एसेट बनाने में लेबर कितनी लगी, 3 लाख। अब जरा नीचे देख लीजिए, नीचे देखने, 80% ऑफ लेबर कॉस्ट फॉर द ईयर वर इनकर्ड ऑन एंड 20% देयर ऑफ वर इनकर्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड बुलडोजर। और मैंने किसकी कॉस्ट निकालनी है, रोड बुलडोजर की, तो पूरा 3 लाख लूं या उसका 20%, 20%। क्या एंट्री पास करूं, CWIP डेबिट और बैंक कितना, 3 लाख का 20%, बोलें जी कितना आया, 60,000। The road bulldozer was first brought into use on a contract that started on 1 नवंबर 2002। मेरा ईयर एंड हो रहा है, कह सकता हूं ये एसर रेडी टू यूज हो गया कब, 1 नवंबर 2002 को। ऑल्दो इट वाज अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम, तो फिर प्रोडक्शन इस पर स्टार्ट हुई नवंबर 2000 और अवेलेबल फॉर यूज है 1/10/2002। डेप्रीसिएशन जब यूज हुआ जब करूं या जब अवेलेबल हुआ जब करूं, जब अवेलेबल हुआ भाई डेप्रीसिएशन स्टार्ट हो जाती है जब एसेट अपनी वर्केबल लोकेशन, और तो फिर वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में कब आया, 1/10/2 को, और यूज कब शुरू हुआ, 1/11/2 को। डेप्रीसिएशन शुरू होगी 1/10/2 को,
कब तक जाएगी? 31/12/2 तक। कितने महीने? 3 महीने। पहले क्या करूंगा सुन लीजिए। कंप्लीट है इनकंप्लीट? यहां से देख के बताएं उंगली से, यहां जहां मेरी फिंगर है क्या है? क्या है? क्या है? अब कंप्लीट हो गया। जब कंप्लीट हो जाएगा तो प्लांट या रोड बुलडोजर को क्या कर दूंगा? रोड बुलडोजर। ये डेबिट हो गया और CWIP क्रेडिट हो गया। कॉस्ट तुम निकाल के दो। शाबाश। फिनिश प्रोडक्ट नहीं कहना क्योंकि बेचने के लिए नहीं है, एसेट है इस्तेमाल के लिए। एसेट का नाम लिखेंगे बेटा। लो भाई कैलकुलेटर पकड़ो, 5 लाख ऐड कर दो। बीबी कहाँ? यस सर, इधर देखना बीबी। भाई ऐड कर दो भाई। 4 लाख तो और बुलडोजर बनाने के लिए पड़ा है। आपने तो CWIP में 1 लाख इस्तेमाल किया। 1,40,000, 40,000, 20,000, 60,000, 2,20,000। एक बार अगर इजाजत दो तो, नाराज ना हो तो, तुमने बाकी सारे खर्चे ना डायरेक्ट करवाए हैं तो FOH भी डायरेक्ट कर दो, वरना ऐसा लग रहा है कि इसकी 2 एंट्री होंगी, बाकियों की 1-1 होंगी। हालांकि एंट्री तो सबकी 2-2 होंगी। कर दो ओ भाई, कर दो। तो फिर यहां क्या लिख दूं? CWIP और इस एंट्री को गायब कर दिया। खत्म हो गई। खत्म हो गया? नहीं, एक एंट्री रह गई। कौन सी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की। कौन सी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की। आओ क्या एंट्री पास करूं? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। एसेट कितने का बना? 2,20,000 का। ढूंढो रेट हो या लाइफ हो। 1 मिनट, लाइफ का है। द कंपनी, मुझे जो कोई जल्दी नहीं है बेटा। किसे जल्दी है? नहीं, अगर है जल्दी तो चले जाओ, यूट्यूब पे मिल जाएगा। जल्दी नहीं करनी मेरे बच्चों। कंपनी यूजेस टू डेप्रिशिएट इट्स रोड बुलडोजर। दिस व्हीकल इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड फॉर 7,000। ये व्हीकल हटा दे यार, बुलडोजर लिख दे। ओ भाई ये व्हीकल हटा दे यार, यहां से बच्चे कंफ्यूज होंगे। हाँ लिख, दिस बुलडोजर। ठीक है। अब आओ जी। हेलो, क्या हुआ? पूछ लो, टेंशन नहीं। पक्का? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फार्मूला लिख दूं, घर जाके ये ना भूल जाओ। कॉस्ट माइनस डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। क्योंकि फ्रैक्शन लगनी है तो मल्टीप्लाई बाय 3/12। कॉस्ट बोलो, रेजिडुअल वैल्यू बोलो, लाइफ बोलो, मल्टीप्लाई बाय आंसर बोलो जी 1065। ये कौन है? 10650। 10650। ओके हो गया। अब डेट्स लिखने की जरूरत नहीं है, हमने डेट का कॉलम तो लिखा हुआ है क्योंकि यहां इनकी डेट्स कोई नहीं है। ये अलहदा बात है। डेप्रिसिएशन साल के बोलो आखिरी दिन 31/12/2002। आंसर जरा चेक कर लीजिएगा, बाज दफा जल्दी में बंदा थका होता है, गलत ना हो जाए। अहमद भाई आंसर चेक करना दोस्त। अपनी बुक खोल लें, हमारी राइस की बुक में है ये। आंसर चेक कर दें और फिर सिर्फ 5 मिनट मेरी और बात सुन लें, फिर घरों को जाएं। सिर्फ 5 मिनट गिन के इंशाल्लाह। यही है, चेक कर लिया बेटा। चलो भाई जी बच्चों, जल्दी से कॉपी कर लें, फिर कर लो। आओ बच्चों, डेप्रिसिएशन मेथड्स कितने थे? सर जी अन्य भाई थे, 5 थे। स्क्रीन पे कितने हैं? ये कौन है? इसके बाद और उसके बाद सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड।
याद है स्ट्रेट लाइन, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय, और अगर कहीं रेजिडुअल वैल्यू ना हो, रेट इफ ओनली यूजफुल लाइफ इज गिवन 1/, और अगर कहीं रेजिडुअल वैल्यू भी हो तो फिर क्या फार्मूला था? ये क्या किया? नहीं, रेट इफ रेजिडुअल वैल्यू इज गिवन, अच्छा ये एरो गया, ये यहां से हटा दी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय, इंट्रो में ये भी सिखाया हुआ है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, पहला साल कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय, और दूसरे साल में WDV मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट, और अगर रेट ना हो 1 माइनस n स्क्वायर अंडर रूट रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, अभी ये सुबह भी करवाया है। ओके जी बच्चों, आउटपुट मेथड कॉस्ट माइनस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय रिस्पेक्टिव यूनिट्स ऑफ ईयर, या फिर डेप्रिशिएबल अमाउंट, क्योंकि कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय, आगे सर्विस आवर्स मेथड, कॉस्ट माइनस डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ इन मल्टीप्लाई बाय रिस्पेक्टिव आवर्स ऑफ, या फिर अगर कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू नहीं लेना तो क्या ले लेना? डेप्रिशिएबल अमाउंट ले लेना। ओके, लास्ट मेथड जो इंट्रो में किया था, सम ऑफ कॉस्ट माइनस डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट मल्टीप्लाई बाय रिस्पेक्टिव ईयर डिजिट, या डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय, यहां सही करिए, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट कर दे मल्टीप्लाई बाय रिस्पेक्टिव ईयर डिजिट, यहां अभी सम ऑफ ईयर डिजिट आ जाएगा। ओके हो गया, ये सारा एरिया इंट्रो में किया हुआ है, मैंने यहां दोबारा इसलिए लिख दिया कि कोई क्वेश्चन आ जाए FR1 में तो परेशान ना हो। बच्चों माइंड ना करना, इसके बाद ना बस इतू सा काम रह गया यार, ठीक है। खासकर जो बच्चे बैठे हुए थे ना, उन्होंने काफ़ी मेरे साथ पेशेंस शो किया, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों वो सुन लें ताकि ये ना हो टेस्ट में आ जाए फिर आप कहें सर अंसारी आपने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करवाया था। देखिएगा ज़रा, पहले मुझे दिखाएं इंक्लूड और एक्सक्लूड वाला पेज, आगे चलें। फ्यूचर कैश फ्लोज इन वैल्यू इन यूज, इन्हें करना है इंक्लूड और इन्हें करना है एक्सक्लूड, और ये मैं आपको क्लास में सिखा चुका, पूरे मैंने 30 मिनट लगाए थे तकरीबन, इंक्लूड क्यों करना है और एक्सक्लूड क्यों करना है। एक बात याद रखिएगा, कैश फ्लो इंप्रूविंग और एनहांसिंग द एसेट्स परफॉर्मेंस, ना इससे रिलेटेड इनफ्लो लेना है ना इससे रिलेटेड आउटफ्लो लेना है, क्योंकि आज खड़े होकर आप वैल्यू इन यूज कर रहे हैं, और जो अपग्रेड होगा वो फ्यूचर में होगा, तो उस अपग्रेड की वजह से जो बेनिफिट आने हैं वो आज के बेनिफिट में शामिल नहीं है, इसलिए ना अपग्रेड को आउटफ्लो में डालूंगा, ना फ्यूचर के अपग्रेड से फ्यूचर में जो बेनिफिट्स आने हैं उन्हें कैश फ्लो में पुट करूंगा। अब देखिए जरा क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3 पेज 313, A machine has the following future cash flows based on management most recently approved budget. Budget mean estimate beta. Budget mean estimate. Outflows 2004 के, 5 के, 6 के, फिर नीचे इनफ्लो। समटाइम ऐसे भी धोखा दिया जाता है एग्जामिनर की तरफ से, धोखा वर्ड ये होता है कि ट्रैप करना, ट्रिक खेलना। हम इनफ्लो पहले लेकर जाएंगे, हम आउटफ्लो बाद में लेकर आएंगे। ये देखें हमने पेज बनाया है, ये इनफ्लो का और ये आउटफ्लोज का। अब जरा देखते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट, एसेट को अपनी वर्केबल कंडीशन में मेंटेन रखने की कॉस्ट, ये हमेशा रेलिवेंट कैश आउटफ्लो होता है, क्योंकि अगर उसको मेंटेन नहीं करेंगे, उसको रिपेयर नहीं करेंगे तो मशीन तो काम नहीं करेगी, तो ये रेलिवेंट कैश आउटफ्लो है। ऑपरेशनल कॉस्ट, मशीन को चलाने के लिए बिजली चाहिए, पानी चाहिए, पेट्रोल चाहिए, लेबर चाहिए,
ये भी हमेशा रेलिवेंट कॉस्ट। इंटरेस्ट ऑन लीज दिखाएं जनाब, क्या कहा था, लीज पेमेंट और उनका इंटरेस्ट क्या करना है, इंक्लूड नहीं करना, इसको इग्नोर करेंगे। टैक्स पेमेंट्स ऑन प्रॉफिट बताया था कि टैक्स का इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो उसको कंसिडर नहीं करना, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स और डिस्काउंट रेट बिफोर टैक्स ये दोनों यूज करते हैं। शो करवाएं जी। इनकम टैक्स रिसीट भी नहीं लेनी, इनकम टैक्स पेमेंट भी नहीं लेनी, कहां शामिल नहीं करनी, वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन में। कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द मशीन कैपेसिटी, मैं आज खड़े होकर जब डिसाइड कर रहा हूं और फ्यूचर में मशीन की कैपेसिटी को इंक्रीज करने का कोई खर्चा होगा तो ना मैं उस खर्चे को लूंगा, ना उस खर्चे से रिलेटेड कोई इनफ्लो होगा तो वो लूंगा। तो इस पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द मशीन कैपेसिटी को इग्नोर करना था। शो कीजिए, कहां पर है भाई, कैश फ्लो इंप्रूविंग और एनहांसिंग द एसेट्स परफॉर्मेंस एक्सक्लूड करना है, ये देखें। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन शो कीजिए। हमने क्या कहा था कि ये हमारा फॉर्मेट किस पे बनता है, कैश की बेसिस पर, इसलिए इसमें नॉन कैश आइटम नजर नहीं आती। एक्सपेंसेस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2003 अक्रूवल, मैं यहां खड़े होकर आगे को प्रिडिक्ट कर रहा हूं तो ये 2003 के खर्चे तो 2003 की इनकम स्टेटमेंट में आ चुके होंगे, दोबारा शो करूंगा तो खर्चे तो डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो पुरानी कोई भी लायबिलिटी हो, मेरे वैल्यू इन यूज के पीरियड में पे हो रही हो या पुराने रिसीवेबल हो मेरे वैल्यू इन यूज के पीरियड में आ रहे हो, तो इन दोनों को शामिल नहीं करना। शो कीजिएगा प्लीज। Cash outflow that have already been recognized as liability, for example, a payment of an accounts payable या receipt from account receivable। आगे चलिए प्लीज। इनफ्लो, बेसिक इनफ्लो, बेसिक इनफ्लो तो हमेशा इन होगा, हमारे फॉर्मेट में कंसिडर किया जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम द अपग्रेड, अब ये देखें यहां मशीन की अपग्रेडेशन का आउटफ्लो नहीं लिया, तो यहां मशीन से रिलेटेड जो फ्यूचर में अपग्रेडेशन के बेनिफिट्स आएंगे वो भी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि आज अपग्रेड नहीं हुआ, फ्यूचर में अपग्रेड होगा। और स्टैंडर्ड ने कहा फ्यूचर में जो अपग्रेड होगा उसका आउटफ्लो भी ना लेना, उसकी वजह से जो इनफ्लो आएंगे वो भी कंसिडर नहीं करोगे। नोट नंबर 1, मशीन और प्लांट दो आइटम्स हैं और ये पर्टिकुलर हमने मशीन के कैश फ्लोज की बात की। मशीन इन कैश फ्लोज का क्या है भाई, कैश इनफ्लोज फ्रॉम मशीन 40% है और प्लांट से रिलेटेड 60% है। अगर हम मशीन की बात करेंगे तो 40% लेकर चलेंगे। आगे पेज दिया है, The useful life of the machine is expected to last for 5 years। वापिस जाएं, अभी कितने साल हैं, अभी तो 3 साल बने हुए हैं और तीनों बजट हैं, बजट मीन एस्टीमेट हैं, और लाइफ है 5 साल। तो इसका मतलब है कि आगे 4, 5, 6, 7 और 8 फिर 5 साल पूरे होंगे। तो हमसे एक ट्रिक खेला गया है, हमें चौथा और 5वां साल शो नहीं किया। अभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे चलें। द ग्रोथ रेट इन द बिजनेस इन X3, 31/12 X3 को देखा गया तो एक अनयूजुअल ग्रोथ रेट है 15%। अनयूजुअल याद रखेगा, कभी प्रोजेक्शंस में यूज नहीं होता, वो तो अनयूजुअल है, वन ऑफ है। जैसे ये मास्क वाले थे, कोरोना आया, इनके अनयूजुअल प्रॉफिट्स हुए, सैनिटाइजर वालों के अनयूजुअल प्रॉफिट्स हुए। अब ये अपनी प्रोजेक्शन में वो कोरोना का खुदा न खासा टाइम वाला पीरियड जो है
उसके इनफ्लोज को कंसिडर नहीं करते, उसका ग्रोथ रेट, उसका रेट ऑफ रिटर्न इररेलेवेंट है फ्यूचर की प्रोजेक्शंस में। तो अभी 15% अनयूजुअल है, कभी प्लानिंग में अनयूजुअल यूज नहीं होता, तो ये तो क्रॉस हो गया। वेयर इज द एवरेज ग्रोथ रेट ओवर द लास्ट 7 years? इंडस्ट्री में 10%, हमारे बिजनेस में 8%। याद रखें, जब हमारी कंपनी का स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है तो हम इंडस्ट्री को यूज नहीं करेंगे, अपने कैश फ्लोज पर अपने बिजनेस का ग्रोथ रेट लगाएंगे। आगे, कैलकुलेट द फ्यूचर नेट कैश फ्लोज टू बी यूज इन कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज ऑफ द मशीन एट 31 दिसंबर 2003। तो ये दिसंबर 2003 क्या बना? T0। Assuming that a 5-year projection is considered to be appropriate। आ जाए जरा इधर। आ जाओ बच्चों, अब पहले इनफ्लो लिखेंगे फिर आउटफ्लो। बेसिक इनफ्लो लिखवाएं भाई 2004 का। सर 1000 का 40%। 1000 का 40% कितना बना? डायरेक्ट बता दें भाई, 40% लेंगे हम जो भी कैश फ्लोज होंगे, क्योंकि मशीन की हम बात कर रहे हैं और मशीन से रिलेटेड 40% है। कितना बना? सर 400। 2005 सर 480। 480। 2006 सर 560। 560। अभी मैं बाकी साल नहीं बना रहा, अभी मैं बाकी साल नहीं बना रहा जी। एक्स्ट्रा प्रॉफिट फ्रॉम द अपग्रेड, इनको कंसिडर नहीं करना। नेट कैश इनफ्लो, यही फिगर यहां मौजूद हो जाएंगी। आउटफ्लोज में मेंटेनेंस कॉस्ट लिखवाएं, 40% ले लीजिएगा। सर इसका भी 40% लेंगे? उसने सिर्फ इनफ्लो का कहा है, सिर्फ इनफ्लो पे बताया है, आउटफ्लोज पे नहीं बताया, क्योंकि वो रिलेटेड ही मशीन से है। तो आउटफ्लो एज इट इज ले लीजिए। 100 120 80। भाई इधर 40% ना लगाइएगा। ये देखें, अ मशीन हैज द फॉलोइंग फ्यूचर कैश फ्लोज। तो ये मशीन के कैश फ्लोज हैं। इनफ्लो के लिए उसने खुद कहा कि नोट 1 देखो, और नोट 1 में कहना है कि ये मशीन से रिलेटेड 40% इनफ्लो लेने हैं जी। ऑपरेशनल कॉस्ट बताएं। 200 220 240 जी। इंटरेस्ट ऑन लीज नहीं लेना, लेकिन पेपर में लिखेंगे भी नहीं है, तो हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। टैक्स पेमेंट्स नहीं लेनी। कॉस्ट ऑफ अपग्रेडिंग द मशीन, जब भाई आउटफ्लोज भी नहीं लेने और इससे रिलेटेड इनफ्लोज भी नहीं लेने। डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लेनी? नॉन कैश आइटम है। एक्सपेंसेस टू बी पेड फ्रॉम 2003 अक्रूवल, याद रखिएगा पुरानी कोई भी लाइबिलिटीज हैं, अगर वो हमारे वैल्यू इन यूज के पीरियड में पे हो रही हैं तो वो भी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले से रिकॉग्नाइज हो चुकी। अब जरा मुझे क्वेश्चन पे ले जाए, मुझे क्वेश्चन पे ले जाए। देखिए भाई, कितने परसेंट इंक्रीज लेनी है मैंने? 8%। इनफ्लो पे भी लगाऊंगा और आउटफ्लो पे भी। जरा जल्दी से लगा दीजिए, जल्दी से लगा लें। आओ भाई, अब ये है 2006 की फिगर, ये तो 3 गिवन है, यहां से लगाएं 8%। 560 का 1.08 ले लीजिए। 560 इंटू 1.08 सर जी 604.8। 605 ले लीजिए। अब 605 को 1.08 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर आपके पास आ जाएगा 653। 653। अब यही दो फिगर यहां लिख दीजिए, क्योंकि आउटफ्लो तो दूसरा इनफ्लो तो कोई है नहीं। ओके हो गया। अब आ जाए इस आउटफ्लो पे।
इस 80 से आगे क्या रेट लगाना है? 8%, यानी 80 मल्टीप्लाई बाय 1.08 कितना आया? 86.4। इधर आपने फ्रैक्शन तो नहीं लगाई, डेसिमल आपने उड़ा दिया। ना उड़ाए ना, पूरा बताएं, अदरवाइज मुझे एक कॉन्सेप्ट देना वो मैच नहीं होगा। अच्छा जी, बोले 560 सर ये आ जाए 604.8। 604.8। नेक्स्ट इस पर लगाएं 8%, सर 653.184। 653.18। ठीक है, अब ये ठीक है। अब 86.4 को ले जाए 1.08 पर, सर 93.312। 93.31। ओके, 240 को 8% ले जाएं आगे, सर 259.2। 259.2। इसको आगे ले जाए, सर 279.94। 279.94। ये आउटफ्लो हो गया। जी सर। ओके हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसका ये फिगर, इसमें से ये 2 माइनस करें, नेट कैश इनफ्लो आएगा 100। यस सर। 480 में से 120 और 220 माइनस करें, अहमद जल्दी करो बेटा। जी सर 140। शाबाश, थैंक यू। आगे दोस्त चलो, इस 560 में से ये 2 माइनस कर दो दोस्त, 240। 240। इस 604 में से ये 2 माइनस कर दो, सर 229.2। 229.2। इस 6 आप ये माइनस करें, मैं वो चेक करता हूं। नहीं सही है, नहीं गलत है, आपकी फिगर गलत है ओके सर, ओके करें जी। 259.2। 259.2। कैलकुलेशन मिस्टेक। इसमें से ये 2 माइनस कर दें, जी सर 279.93। 279. अब मेरा एक एग्जाम टिप समझ लें, अगर तो इनफ्लो और आउटफ्लो पर ये जो ग्रोथ है इसके 2 डिफरेंट रेट हो, यानी इनफ्लो पे कोई और लगाओ और आउटफ्लो पे कोई और लगाओ, तो यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। और अगर इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों जगह 8% है तो इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं। ये कितना आया? 240। पकड़ें कैलकुलेटर, 240 में 8% जमा कर दें, 259.2 आ गया। अब 259.2 को मल्टीप्लाई कर दें 1.08 से, ये 8% जमा कर दें। 279.9। लेकिन ये कब करोगे? जब इनफ्लो और आउटफ्लो का रेट सेम हो। अगर ऊपर रेट डिफरेंट है इनफ्लो आउटफ्लो के, फिर ये शॉर्टकट नहीं लगाना। ये कुछ डिस्कशन आपके साथ रहती थी। अपना ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द गुड लक। अल्लाह हाफिज।